हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि हमने आपको बताया था अपना इरादा और किया था आपसे एक वादा कि हम आपको इंग्लिश में जीरो से प्रो तो बना ही देंगे। जी हाँ, जिससे आप एक अच्छी जॉब ले पाए, जिससे आपका जीवन खुशहाल हो पाए और सबसे बड़ी बात, आप में कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो पाए। तो बस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, क्योंकि नाउन, नाउन नंबर एंड केसेस एंड नाउन जेंडर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो बस आप उनका रिवीजन कीजिए बढ़िया, एक एक पॉइंट हमने आपको उसमें बताया था। ऐसे ही आज की जो टैगलाइन है, जो बिल्कुल सही साबित होने वाली है कि प्रोनाउन में गलती बंद। जी हाँ, प्रोनाउन में अब आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि भाई पढ़ाई वही जो एग्जाम में काम आए। आप भले कैसे भी पढ़ें और एग्जाम में अगर वैसे क्वेश्चन ना मिले तो फिर ऐसा पढ़ने का क्या फायदा। तो बस यही सिलेक्शन धाम पर आपको सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत मिलती है कि यहां पर सिर्फ वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और क्या क्या खास बातें हैं जो हमें अपने एग्जाम में बहुत जल्दी गति से क्वालिफाई करवा देंगी। तो देखिए यहां पर है प्रोनाउन अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। तो भाई प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर या नाउन के समान प्रयोग किया जाता है। जी हां, नाउन के स्थान पर या नाउन के समान प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोनाउन लैटिन वर्ड प्रो और नाउन से बना हुआ है। जी हां भैया, किससे बना हुआ है? प्रो और नाउन से बना हुआ है। उसमें प्रो का अर्थ है ना, प्रो का अर्थ होता है के लिए और नाउन का अर्थ होता है नाम। तो भाई नाम के लिए, जी हां देखिए, नाम के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे बोलते हैं प्रोनाउन। और हमने आपको नाउन में डेफिनेशन दी थी कि भाई नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने बोला था ये तो पुरानी डेफिनेशन हो गई। अब आप सीधी डेफिनेशन कीजिए, नाउन इज अ नेम। जी हां, नाउन इज अ नेम, जो भी नाम है वो एक नाउन है। और इसी वजह से नाउन, नाम के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाए उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यदि हम बार बार नाम का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस तो बड़ा गंदा ही लगेगा। जी हां, बार बार राम 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 बोलने से अंत में मरा 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 सुनाई देने लगता है। तो बस वही आप ध्यान रखेंगे कि नाम को बार बार बोलेंगे। जैसे हमने बोला सुमित इज वेरी इंटेलिजेंट, सुमित इज ऑल्सो वेरी हैंडसम, सुमित प्लेज फुटबॉल। तो बार बार सुमित 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 का प्रयोग करते हुए ये सेंटेंस बड़ा भद्दा लगेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, सुमित इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही प्लेज फुटबॉल। तो सुमित बड़ा ही इंटेलिजेंट लड़का है, वह फुटबॉल भी खेलता है। ठीक है, तो ये है हमारी प्रोनाउन की डेफिनेशन। आपको इसे याद रखना है कि भाई जब तक आपको उत्पत्ति नहीं पता होगी तब तक आगे कैसे हम बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन प्रोनाउन इज यूज। तो नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी हमने आपको बता दिया। जैसे आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे वो शब्द हैं जो नाउन को बार बार रिपीट करने से बचा लेते हैं। ठीक है, तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो भाई कुल मिला के 10 प्रोनाउन हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर है एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जी हाँ, जी हाँ, यही वो 10 टाइप्स के प्रोनाउन हैं जो हमें एग्जाम में हमेशा फंसा लेते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं और इस वजह से हम नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं। तो बस आज से ये सब हो जाएगा बंद। ये मनु सर का प्रॉमिस है आपसे, सिलेक्शन धाम का वादा है कि अब आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी, इंग्लिश में आप फेल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखें पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इट मे बी यूज्ड टू शो रिलेशन और ओनरशिप विथ नाउन। ठीक है, तो भाई पर्सनल प्रोनाउन, जो पहला प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने आपको बताया कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या अन्य वस्तुओं से निकटता संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसी को पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। पर्सनल में पर्सन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो हमारा पर्सन होता है, जैसे हम आई को देखें तो भाई ये हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं और अपने संबंध या निकटता बताने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। और यही है सबसे खास बात कि भाई पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कैसे कैसे यूज हो जाएगा। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि हम इसे सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में। हम इसे ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, और हम इसे
ओनरशिप के रूप में भी यूज करते हैं। जी हाँ, तो एक प्रोनाउन है और इतने सारे उसके यूजेस हैं। तो बस यही हमें जानना होगा कि जब भी हम कभी भी प्रयोग करेंगे पर्सनल प्रोनाउन का, तो जैसे हमने बोला आई कॉल हिम, तो आई कॉल हिम, भाई मैं उसे कॉल करता हूं, आई कॉल हिम, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट हुआ, हिम ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और अगर हम हिम को आगे लेकर आए तो यही हो जाएगा ही कॉल्स मी, तो ही कॉल्स मी, भाई वह मुझे कॉल करता है, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि हम चाहें तो सब्जेक्ट की जगह यूज करें, हम चाहें तो ऑब्जेक्ट की यूज करें। पर्सनल प्रोनाउन अर्थात जो व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए प्रोनाउन यूज किया जाएगा उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। तो आई कॉल हिम या ही कॉल्स मी, इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज हमें पर्सनल प्रोनाउन को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नाउन प्रोनाउन आपसे पूछा जाएगा वो पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या क्या ये हमें बताने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा इसमें केस। जी हाँ, अभी हमने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताए, यही वो केस हैं, क्योंकि जगह के अकॉर्डिंग, संबंध बताने के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो नॉर्मली अगर हम पर्सनल प्रोनाउन देखें, जैसे अभी हमने देखा, तो आई वी यू ही शी इट, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं, और हम अपने संबंध बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये हर स्थिति में प्रयोग होता है, तो जब भी इसे जिस स्थिति में भी प्रयोग किया जाएगा उसी स्थिति की लिए यूज किया जाता है केस। क्या यूज किया जाता है? केस। केस का अर्थ ही होता है, ठीक है, जगह, संबंध, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई सब्जेक्टिव केस जो है, सब्जेक्ट मतलब हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 केसों में यूज हो सकता है। कितने? 3 स्थानों पर यूज किया जा सकता है। कैसे देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले है हमारा नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव का अर्थ होता है सब्जेक्टिव केस। जी हाँ, ऐसे शब्द, ऐसे प्रोनाउन, ऐसे पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे, उन्हीं को बोलते हैं हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं सब्जेक्टिव केस। जी हाँ, क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्टिव केस आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जब भी हम कभी भी किसी वाक्य की शुरुआत करते हैं प्रोनाउन से, तो हम आई वी यू ही शी इट या दे का प्रयोग करते हैं। हमेशा वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? जी हाँ, हमेशा आप ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आएगी वर्ब। हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा कि वर्ब पहले आ रही है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि भाई वाक्य की शुरुआत जिस पर्सनल प्रोनाउन से हो सकती है उसका केस होता है नॉमिनेटिव केस, क्योंकि वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उसी से वाक्य की पहचान है और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। कैसे देखे लेते हैं, जैसे यहां पर हम लिखें ही कॉल्स मी, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगाया हमने? कॉल्स लगाया। जबकि यहां पर हम बोले आई कॉल यू, ठीक है, तो यहां पर आई के अकॉर्डिंग कॉल लगाया। आप देख सकते हैं भाई कॉल्स और कॉल, वर्ब में फर्क आया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाई जाती है, वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का ही इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि हिंदी में हम सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, जो काम कर रहा है, और काम करने वाला हमेशा प्रमुख होता है। तो भाई जिससे वाक्य की शुरुआत की जाएगी उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो आई वी यू ही शी इट और दे, ये कहलाते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो भाई सब्जेक्ट जो भी काम करेगा, अर्थात ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो भी काम करेगा वो वर्ब कहलाएगी, और इस वर्ब का जिसके ऊपर असर आएगा वही कहलाता है ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कॉल किया, लेकिन कॉल पहुंचा किसे? मी को पहुंचा है। तो यहां पर ही कॉल्स मी, उसने कॉल किया और मी के ऊपर उसका असर आया है, तो काम करने वाला ही, काम हुआ कॉल और असर आया मी पर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे वर्ब के बाद जिस केस का हम प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। किसको? ऑब्जेक्टिव केस। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई वर्ब के बाद जो केस आएगा वही कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस।
तो यहां पर हम ध्यान रखें कि कभी भी वर्ब आ रही है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यदि हम आई को वर्ब के बाद यूज करें तो वो बन जाएगा मी। क्या बन जाएगा? मी। ठीक है। वी को अगर हम वर्ब के बाद यूज करें तो वो बन जाएगा अस। यदि हम यू को वर्ब के बाद यूज करें तो भाई यू हमेशा हमेशा एक समान ही रहता है, चाहे आप उसे सब्जेक्ट में यूज करो या ऑब्जेक्ट में यूज करो, यू हमेशा यू रहेगा। ही का हिम होगा, शी का हर होगा, इट का इट ही रहेगा और दे का देम हो जाएगा। ये कहलाएंगे हमारे सब्जेक्टिव केस। क्या कहलाएंगे? सब्जेक्टिव केस। हम नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बहुत डिटेल में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखिए, बस नोट्स बनाते जाइए और कोई भी डाउट अगर आपको आए तो कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा। हम बिल्कुल 100% उस डाउट के लिए ही एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखें, तो आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट और दे और देम। ठीक। तो जरा ध्यान रखेंगे कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब होती है, वर्ब के पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो हमारा तीसरा केस होता है ये कहलाता है पॉजेसिव केस। जी हाँ, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या काम करता है? पॉजेसिव आपने देखा होगा। देखिए, आप ध्यान रखेंगे कि बहुत से लोगों में लड़ाई हो जाती है, फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स हो, आप देखेंगे कि भाई उनमें पॉजेसिवनेस बहुत ज्यादा है। उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी और से बात करूं, वो मुझे लेके बहुत पॉजेसिव है। आपने ये डायलॉग बिल्कुल सुने होंगे। तो पॉजेसिव का मतलब है अधिकार। जी हाँ, जब कोई आप पे ज्यादा अधिकार समझेगा तो वो आपके लिए पॉजेसिव हो जाएगा। जी हाँ, पॉजेसिव हो जाएगा। और पॉजेसिवनेस जो है वो बताती है अधिकार। तो ध्यान रखेंगे, नाउन के ऊपर जिस प्रोनाउन से हम अपना अधिकार बता सकते हैं वही कहलाता है पॉजेसिव केस। क्या कहलाता है? पॉजेसिव केस कहलाता है। पॉजेसिव केस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे यदि आई को अपना अधिकार बताना है तो जैसे हमने यहां पे लिखा आई लव माई बाइक। ठीक है। तो आई लव माई बाइक, क्या मतलब हुआ इसका? मुझे मेरी बाइक से बड़ा प्यार है, तो आई लव माई बाइक। अब आई का अधिकार अगर बाइक पे बताना है तो किसका प्रयोग किया? माई का प्रयोग किया। तो बस ये जो माई है यही हमारा पॉजेसिव केस हो जाएगा। इसलिए आप देखिए, आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट और माय हो गया पॉजेसिव का एडजेक्टिव। जी हाँ, पॉजेसिव केस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में। तो ध्यान रखें भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है। और यदि पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माय का माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, इट का रहेगा नहीं और देयर का देयर्स हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें, जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप भाई नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो फिर वो बाद में आपको दिक्कत नहीं देने वाले। तो जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब ध्यान रखें, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। अब हम धीरे धीरे एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि कैसे गलतियां आती थी जो आज तक आपसे नहीं बनती थी और आज आप अभी बिल्कुल अभी वो सारी गलतियां हमारे साथ सुधारेंगे और देखिए आप सही करके भी क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़े। अब यहां पर आते हैं अपन सबसे पहले सब्जेक्टिव केस पर। किस पे आते हैं? सब्जेक्टिव केस, जिससे वाक्य की शुरुआत होती है, वर्ब का निर्धारण होता है, वर्ब के पहले हमेशा जिस केस का प्रयोग किया जाएगा वही सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। सब्जेक्टिव केस हमेशा पर्सन में प्रयोग किए जाते हैं या पर्सनल प्रोनाउन ही हमेशा पर्सन में प्रयोग किए जाते हैं। तो यह समझना जरा जरूरी है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के पर्सन में प्रयोग किए जाते हैं। कितने पर्सन में? तीन प्रकार के पर्सन। आपने देखा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्कूल में भी हमें यह बताया जाता है फर्स्ट पर्सन। तो अब फर्स्ट पर्सन की क्या डेफिनेशन है? तो हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन मतलब है मैं। जी हाँ, हमेशा व्यक्ति सबसे पहले जिसके बारे में सच्चाई जानता है वो होता है वो खुद। मतलब मैं अपने बारे में सच्चाई जानता हूं,
अब जो भी बोलेगा वो कौन होगा? वो होगा मैं। जी हाँ, हमेशा जो बोल रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, और व्यक्ति जब से पैदा होता है तब से लेके जब तक बिल्कुल अंतिम अवस्था तक पहुंचता है, वो अपने बारे में सबसे पहले सोचता है। तो बस यही हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन मैं खुद हूं, अर्थात मैं मतलब आई, और हम में भी मैं इंक्लूड है, इसलिए फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। जी हाँ, आई मैं बोल रहा हूं, जो बोल रहा है वो हमेशा मैं होगा या हम होंगे। ठीक है, अब जब भी मैं बात करूंगा तो मैं तुमसे बात करूंगा। जी हां, मैं तुमसे बात करूंगा। अगर आप बात कर रहे हैं तो आप मैं हैं, और जो आपकी बात सुन रहा है वो तुम है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, क्योंकि भाई फर्स्ट पर्सन सेकंड से ही बात करेगा, इसलिए उन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। तो सेकंड पर्सन होता है यू। जी हां, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में पहले सोचेगा। ठीक है, और उसके बाद है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो इन दोनों के अलावा कुछ भी आपको दिख रहा है वो कहलाएंगे थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और दे। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन हो जाएगा ही, शी, इट और दे। जी हाँ, ही, शी, इट और दे, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ मोर देन वन सब्जेक्ट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस सो दे आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ऑर्डर। तो सबसे पहली गलती जो आपको प्रोनाउन से सब्जेक्टिव केस से मिलती है वो अब हम करवाने वाले हैं। तो ध्यान रखें कि भाई यदि एक वाक्य में कई सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, वैसे नॉर्मली क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कई सारे सब्जेक्टिव केस दे दिए जाते हैं, वाक्य उनसे शुरू होता है, जैसे आई, यू एंड ही आर गोइंग टू दिल्ली। जी हाँ, मैं, तुम और वह दिल्ली जा रहे हैं। ये यहां पर आप ध्यान रखेंगे, आई सब्जेक्टिव केस, यू सब्जेक्टिव केस, ही सब्जेक्टिव केस। उसका कारण है क्योंकि ये सब वर्ब से पहले आ रहे हैं, और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आते हैं, तो इसे आप ध्यान रखें। अब सेकंड है यू, ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तुम, वहां और मैं कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद ही, यू एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। उसके बाद यू, आई एंड ही आर गोइंग टू दिल्ली। क्या आप बता सकते हैं इसमें सही कौन सा है? जी हां, ऐसे ही आपसे गलती पूछी जाती है। इसी तरीके से बिल्कुल ऐसे के ऐसे सेंटेंस आपको दिए जाते हैं और फिर आपसे पूछता जाता है प्लीज टिक या पिक द राइट वन। तो भैया अब आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा और कैसे सही होगा। ठीक है, चलिए आपको हमने 5 सेकंड दिए, बताइए जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में, और यदि वाकई में आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर आपको आता है और कैसे आता है। ठीक है, चलिए तो 5 सेकंड हो गए पूरे। अब हम बताते हैं कि ये होता क्यों है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी वाक्य जब भी हम बनाते हैं जिसमें एक से ज्यादा, भले वो 2 हो 3 हो, हमेशा इतने सब्जेक्ट अगर आ रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा, तो हमेशा उन्हें अरेंज किया जाता है फॉर्मूला 231 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फॉर्मूला 231, है ना, फॉर्मूला 231। अब वो 231 कैसा है? वो आएगा हमारे पर्सन में से। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर हमें वाक्य बनाना है तो सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन को पहले लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? सेकंड पर्सन को पहले लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर लगाना पड़ता है हमें थर्ड पर्सन को, और सबसे बाद में आता है फर्स्ट पर्सन। यही हमारा एक नियम है जो हमें हमेशा फॉलो करना होता है। इसी वजह से 231 फॉर्मूला लगता है। अब 231 के अकॉर्डिंग यू सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद थर्ड पर्सन आना चाहिए, और फिर आई या वी में से कुछ आना चाहिए। तो देखें जरा इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो आपको ऐसा दिख गया। तो इसमें एक ही सेंटेंस है, वो है यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। यही हमारा सही हो जाएगा, आंसर होगा हमारा, और इसी से हमें नंबर मिल जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, यदि एक ही वाक्य में कई सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं तो उन्हें हमेशा फॉर्मूला 231 के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट आउट किया जाएगा, उन्हें उसी के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया जाएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान ही रखें, तभी हम नंबर अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए उसे कि फॉर्मूला 231, बाकी हम आपको बता ही रहे हैं। तो देखिए इन्हें हमेशा फॉर्मूला 231 के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। यू, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। ये बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा। सबसे पहले 2 फिर 3
और 1 2 3 1 हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो अब कभी भी आपको सेंटेंस बनाना है या आपको लिखा हुआ सेंटेंस मिलता है, हमेशा देखें कि 2 3 1 का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया। ये हमेशा हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आप कोई सा भी एग्जाम दें, हमेशा इससे आपको क्वेश्चन आएगा ही, 100% है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब एक नोट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि भाई यदि सेंटेंस में, वाक्य में कोई पाप, सिन, कोई अपराध, गिल्ट या कोई गलती हो जाए, ठीक है, और उसका आप कन्फेशन कर रहे हो, जी हाँ, उसे स्वीकार कर रहे हो। यदि आपने कोई पाप किया है, आपसे कोई दोष हो गया है, गलती हो गई है, या आपने कोई भी ऐसा काम किया है जो समाज में सही नहीं माना जाता है और आप उसे कन्फेस कर रहे हो, जी हाँ, आप उसे स्वीकार कर रहे हो, तो हमेशा फॉर्मूला 2 3 1 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? फॉर्मूला 2 3 1 का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन बाद में और थर्ड पर्सन सबसे बाद में। हमेशा ध्यान रखना, गलती सबसे पहले हमारी होती है, मेरी होती है, उसके बाद तुम्हारी होती है और फिर उसकी होती है। जबकि कोई अच्छा काम होता है तो हमेशा तुम्हारा होता है, उसका होता है, बाद में मेरा होता है। ये दुनिया की रीत है कि अगर अच्छा काम आपने किया है तो आपको सबसे बाद में क्रेडिट मिलेगा, लेकिन यदि गलती आपसे हो गई है तो सबसे पहले ब्लेम आप ही को मिलेगा। ध्यान रखिएगा। और ये हमें ग्रामर भी सिखाती है, जी हाँ, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो भी नेगेटिव सेंटेंस होंगे जिनमें कुछ गलत किया गया है और उसे स्वीकार किया जा रहा है, तो हमेशा फॉर्मूला 1 2 3 का ही प्रयोग होगा। तो जैसे I, you and he committed a sin, तो भाई हमसे एक पाप हो गया और ये हम बात मान रहे हैं, तो I फर्स्ट पर्सन, you सेकंड पर्सन, he थर्ड पर्सन हो गया, सही हो गया। या we, you and they were absent, अब एब्सेंट होना भी अच्छी बात नहीं है, बिना आज्ञा के अनुपस्थित होना, एब्सेंट होना सही बात नहीं है, नेगेटिव बात है। और इसी वजह से ये दोनों फॉर्मूला 1 2 3 को फॉलो कर रहे हैं। देखा हमने बोला था आपसे कि भाई बहुत सारी बातें आपको ऐसी पता चलेंगी जो अभी तक आपने सोची ही नहीं होंगी। बस ध्यान रखें, तो फॉर्मूला 1 2 3 और फॉर्मूला 2 3 1 का यूज करना है। 1 2 3 का यूज करना है जब आप कोई नेगेटिव सेंटेंस स्वीकार कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये पाप हो गया, तो हम 1 2 3 का यूज करेंगे। और साधारण सेंटेंस हमेशा 2 3 1 के अनुसार ही बनाया जाएगा, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई सब्जेक्टिव केस में हमेशा 1 2 3 और 2 3 1 का प्रयोग हमेशा आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा अपने नाउन के जेंडर और नंबर के अनुसार होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हमेशा अपने नाउन, जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे राम इज अ गुड बॉय, अब भाई यहां पर हम ध्यान रखेंगे राम एक लड़का है और इसलिए हमने जेंडर के अकॉर्डिंग इसे ही लगाया है। यहीं पर राम और श्याम दो नाउन है, दोनों लड़के हैं, ठीक है, राम एंड श्याम। क्योंकि जब भी हम किन्हीं भी दो नाम को या प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं, जी हाँ, कभी भी हम किसी भी दो नाम या दो प्रोनाउन के एंड से जोड़ते हैं तो वो हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। और इसी वजह से देखो नाउन एंड नंबर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर प्लूरल लगाना पड़ा, दे लगाना पड़ा, क्योंकि दो नाउन लगा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद शीतल इज वेरी इमोशनल, तो भाई शीतल एक लड़की है और इसी वजह से उसके जेंडर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ शी का प्रयोग किया है। तो हमेशा ध्यान रखें कि पर्सनल प्रोनाउन हमेशा अपने नाउन के जेंडर, नंबर के अनुसार ही होना चाहिए, तभी वो सही रहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सो जोड़ा जाए तो उन्हें बहुवचन माना जाता है। क्या माना जाता है? उन्हें बहुवचन माना जाता है और उनके साथ बहुवचन प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है, जैसा कि दे एक बहुवचन प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स बने रहेंगे तो सारी की सारी बातें आप जब भी रिवीजन करेंगे तो याद रहेंगी। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारे टेंशन होते हैं, हमें घर की टेंशन होती है, अपनी पर्सनल लाइफ की टेंशन होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम अपनी कई सारी बातों को मेमोराइज नहीं कर सकते। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि उसे अपनी सारी बातें नोट डाउन करनी चाहिए। जो भी उसे नहीं पता है उसे नोट डाउन करो, क्योंकि आपकी मेमोरी कितनी भी अच्छी हो, आप ज्यादा कुछ ही दिनों में वो बात आपके माइंड से स्किप कर जाएगी। इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, कलेक्टिव नाउन के लिए हमेशा एक वचन नाउन का प्रयोग किया जाता है। ये हमने आपको नाउन जब पढ़ाए थे तब भी कलेक्टिव नाउन बताया था। तो कलेक्टिव नाउन के लिए हमेशा
एक वचन का प्रयोग किया जाएगा, जैसे द क्लास शुड रिस्पेक्ट इट्स टीचर, इट सिंगुलर होता है और इसी वजह से क्लास को अपने शिक्षकों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो द क्लास शुड रिस्पेक्ट इट्स टीचर या द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो भाई जूरी जो कि है पैनल, जजों की जो बेंच है, उसने अपना फैसला सुना दिया है। तो देखिए जूरी और क्लास दोनों कलेक्टिव नाउन है और उनके साथ हमने सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, अब बात आती है यूजेस ऑफ इट। तो भाई ये बड़ा जरूरी है क्योंकि ही का, शी का, है ना, इनका प्रयोग हमें आराम से पता होता है, लेकिन इट का प्रयोग कहां कहां किया जाएगा ये हमें नहीं पता होता है। तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, छोटे बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन, बेबीज, जिनके लिंग सेक्स की जानकारी नहीं है, उनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो भाई जो छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं पता वो लड़का है या लड़की है, तो इस वजह से हम उस समय उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, जैसे द चाइल्ड वॉज प्लेइंग बिसाइड इट्स मदर। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई द चाइल्ड, बच्चा अपनी मां के बगल में खेल रहा है, तो हमें नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, इसलिए हमने इट्स का यूज किया। अगर हमें पता होता वो लड़का है तो फिर इट्स की जगह हम यहां पर हिज यूज कर देते। क्या यूज कर देते? हिज। या अगर हमें पता होता कि भाई वो लड़की है तो हम हर का यूज कर देते, क्योंकि हमें पता था। लेकिन जब आपको नहीं पता है तो हमेशा ध्यान रखना इट का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब जेंडर के बारे में नहीं पता होता तो इट प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे आते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही सेंटेंस आए और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरा हो, उसमें हिज, हर और इट्स में से कुछ हो, तो आप इट्स करेंगे, क्योंकि या तो वो बेबी बॉय लिखते या बेबी गर्ल लिखते तो हम समझ जाते वो लड़का है या लड़की है, तब हम हिज और हर का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज चाइल्ड और बेबी के साथ इट का ही प्रयोग किया जाएगा। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। तो भैया बच्चा रो रहा है क्योंकि वो भूखा है। तो देखिए यहां पर ही इज हंग्री तब हो सकता था जब बेबी बॉय होता, बेबी गर्ल होता तो शी इज हंग्री हो जाता, लेकिन इट इज हंग्री आ रहा है क्योंकि हमें उसका जेंडर नहीं पता है। तो इट का प्रयोग यहां पर बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। यही तो वो छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए तो हमने बोला था कि भाई हमने आपको बताया था अपना इरादा, क्योंकि इसी वजह से हमने आपसे किया था वो वादा कि हम आपको जीरो से प्रो तो बना ही देंगे। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से हम इंग्लिश में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। लेकिन अब फिलहाल आप पढ़ रहे हैं हमसे, सिलेक्शन धाम पर हैं, और सिलेक्शन धाम मतलब सिलेक्शन की गारंटी। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्राकृतिक घटना, जी हां, कोई भी नेचुरल इंसिडेंट होता है, जैसे सीजन, वेदर, मौसम, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, टाइम, समय, डे या साल के बारे में कोई भी बात हो रही है, तो हमेशा इट का प्रयोग किया जाएगा। क्या कहेंगे? इट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इट इज मंडे, जी हां, आज क्या है? मंडे है। ठीक है, इट इज विंटर, भाई सर्दी है, और इट इज 7 o'clock, 7 बज रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी भी नेचुरल या नॉन लिविंग के लिए प्रयोग किया जाएगा तो हमेशा इट का ही प्रयोग किया जाएगा, इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद छोटे छोटे जानवर अथवा कीड़े मकोड़े के लिए भी इट का ही प्रयोग किया जाता है। जी हां, छोटे छोटे जानवर हों, कीड़े मकोड़े हों, उनके लिए भी इट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इट इज अ डॉग। ठीक है, अदरवाइज लोग बोल देते हैं ही इज अ डॉग। भाई कितना गलत बोल रहे हैं आप, खुद सोचिए, नंबर कैसे मिल पाएंगे? या इट इज एन एंट, या एक चींटी है सो इट इज एन एंट। तो ये आप ध्यान रखें, अच्छे से पढ़िए, अच्छा पढ़ेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बस इसे आप ध्यान रखें। ठीक, ओके। किसी प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जी हां, जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देना चाहें, एम्फसाइज करना चाहें, तब भी हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज शेंकी हु हेल्प हिम लास्ट नाइट। ये शेंकी था जिसने उसकी पिछली रात मदद की, तो हमें शेंकी पे जोर देना था। तो ही इज शेंकी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई शेंकी लड़का है, और लड़के के लिए आप प्रोनाउन एक ही वाक्य में नाउन और प्रोनाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, गलत हो जाएगा। इसी वजह से हमने यहां पर इट का प्रयोग किया। ही इज शेंकी गलत हो जाता है, क्योंकि हमें पता है शेंकी ऑलरेडी लड़का है, लेकिन क्योंकि हमें जोर देना है, एक न्यूटर वर्ड चाहिए, और उस न्यूटर वर्ड के लिए हमें इट का प्रयोग करना सही होगा। तो ये कई बार आपको दिया जाता है, यहां पर आपको
ब्लैंक दिया जाएगा और वहां पर लिखा होगा ही, शी और इट, और आप सोचेंगे अरे शेंकी तो लड़का है तो यहाँ पे ही आएगा। नहीं भाई, ही नहीं आएगा, इट आएगा, क्योंकि वहां पर जोर दिया जा रहा है कि ये शेंकी है जिसने उसकी लास्ट नाइट मदद की थी। ही शेंकी, ये गलत हो जाएगा, ये तो पहचान बताने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए, इट इज आई हु हैव टॉट यू, ये मैं था जिसने तुम्हें सारी बातें बताई। तो हमने किस पे जोर दिया? मैंने। तो इट इज आई, जी हाँ इट इज आई, ये मैं था, है ना। ही इज आई या आई एम आई, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इट इज द डायरेक्टर दैट वी वांट टू सी, यही तो वो डायरेक्टर है जिसे हम देखना चाहते थे। ठीक है, तो बात ध्यान रखेंगे कि इट का प्रयोग हम जोर देने पर आएंगे। जैसे आप कहीं गए, आपने नॉक किया, अंदर से आवाज आई हु इज दैट, है ना, तो कौन है वहां पर? तो आप बोलेंगे इट इज आई, जो भी आपका नाम होगा। तो क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ही इज, या नहीं, या तो आप बोलेंगे आई एम, लेकिन जब आपको जोर देना है क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उस समय नोन नहीं है, अननोन है, तो आप इट से बोलेंगे इट इज आई मनु, जे मैं हूं मनु। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, कभी भी नॉग या अनआइडेंटिफाइड आपको कंडीशन है, यहां पे आपकी आइडेंटिटी नहीं पता है, तो आप इट से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा है। तो कभी भी गेट नॉक करते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन है, तो आप बोलेंगे इट इज आई मनु, ये मैं हूं मनु, प्लीज ओपन द गेट, कृपया दरवाजा खोलिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से कि भाई जब भी आपको नाउन या प्रोनाउन पर जोर देना है तो इट से आप जोर दे सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम हमारे सेकंड केस पे, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्टिव केस पढ़ा, जो हमने आपको बताया कि भाई 2 3 1 1 2 3 फॉर्मूला। उसके बाद फिर हमने आपको इट के यूज बता दिए, कुछ जो जेंडर और केसेस के अकॉर्डिंग ना प्रोनाउन का यूज होता है वो बता दिया। अब हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव केस। जी हाँ, क्या बताने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव केस को हम बताने वाले हैं। तो भाई ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस जैसे हम बोलते हैं, ये क्या है? तो हमेशा ध्यान रखना, वर्ब के बाद जिस केस का प्रयोग किया जाता है, जिस पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि शी हमारा सब्जेक्टिव केस है, लेकिन मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वर्ब के बाद प्रयोग किया गया है। तो वर्ब के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आ सकता और वर्ब से पहले कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। इस सेंटेंस को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मी कॉल शी, ये गलत हो जाएगा। हाँ, शी कॉल्स मी जरूर हम बोल सकते थे। ठीक है, आई स्कॉल्डेड हिम, मैंने उसे डांट दिया, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बस इसे आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा। वर्ब के बाद कोई भी केस लग रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस है, इसे ध्यान रखें, आगे इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए, तो आफ्टर लेट ऑब्जेक्टिव केस इज यूज, तो पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कि भाई जब भी आप लेट से कोई भी वाक्य बनाते हैं तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस का लेट के बाद हमेशा प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे लेट आई गो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि लेट अगर लग रहा है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। लेट मी गो कहना सही होगा। तो मुझे जाने दो, लेट का प्रयोग आज्ञा देने या लेने के लिए किया जाता है या प्रपोजल बताने के लिए किया जाता है। जब अपन इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम आपको लेट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो लेट आई गो, तो लेट मी गो, जी हाँ ये सही होगा, लेट आई गो कहना गलत होगा। जैसे लास्ट ईयर आपको एक क्वेश्चन आया कि लेट यू एंड आई ईट फूड, अब आपने बोला कि भाई यू आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है? यू आ रहा है, और यू के बाद आई आ रहा है, तो ये सेंटेंस सही है? नहीं। ध्यान रखना, हमने आपको बताया था कि भाई यू सब्जेक्ट में भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है। अब वो सब्जेक्ट में आ रहा है या ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ये तो आप उसकी जगह देखकर ही बता सकते हैं। वर्ब के बाद आ रहा है यू तो वो ऑब्जेक्टिव है, वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव है। अब क्योंकि यहाँ लेट के बाद आया तो ये ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि लेट के बाद हमने क्या बताया? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो जब यू ऑब्जेक्टिव है तो भाई आई कैसे सब्जेक्टिव रह सकता है? लेट के बाद कभी भी कोई सब्जेक्टिव केस नहीं आता, इसलिए सही क्या होगा? लेट यू एंड मी ईट फूड, चलो तुम और मैं खाना खाते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा।
ओके उसके बाद है आफ्टर प्रपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज। तो भाई प्रपोजिशन का अगर प्रयोग किया जा रहा है और उसके बाद कोई भी केस आता है तो वहां पर सब्जेक्टिव केस नहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे ही डिपेंड्स ऑन आई, गलत हो गया क्योंकि ऑन एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन का चैप्टर बहुत शानदार होता है, जिस दिन हम प्रपोजिशन पढ़ेंगे वो बड़ी लाइफ टाइम क्लास होगी आपके लिए, क्योंकि उसके बाद आपको प्रपोजिशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ही डिपेंड्स ऑन आई गलत हो गया क्योंकि ऑन एक प्रपोजिशन है और हमेशा प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। तो ही डिपेंड्स ऑन मी क्या होगा, ही डिपेंड्स ऑन मी, इसे आप ध्यान रखें। चलिए उसके बाद फिर दे सेव मी फ्रॉम ही, गलत हो गया, दे सेव्ड मी, ठीक है, दे सेव्ड मी। तो देखिए वर्ब आई, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस और फिर आ गया प्रीपोजिशन, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद हमें हिम लगाना पड़ा ऑब्जेक्टिव केस। तो दे सेव्ड मी फ्रॉम हिम, ये आप ध्यान रखें। तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा और अगर प्रीपोजिशन के बाद भी कोई केस का यूज करना है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही हो सकता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, अदरवाइज ऐसा ये गलत हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल। तो भैया तुम्हारे और मेरे बीच में, ठीक है, यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वोंट कम, तो तुम्हारे और मेरे बीच में वो नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल भी वो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कोई भी अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। तो अब आप खुद देखिए कि बिटवीन एक प्रीपोजिशन से, क्या है, प्रीपोजिशन है, तो बिटवीन के बाद यू आया, यू हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसा है, तो आप सिर्फ जगह से को देखकर बता सकते हैं कि सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, जैसे लेट के साथ हुआ था। तो भाई बिटवीन प्रपोजिशन है तो इससे तो हम ऑब्जेक्टिव केस ही मानेंगे, लेकिन आई तो अलग अलग होता है ना, तो इसलिए यहां पर ये गलत हो गया। बिटवीन यू एंड मी ये सही सेंटेंस हो जाता, जी हां सही सेंटेंस हो जाता। बताइए आप में से कितनों ने इसे देखकर ही सॉर्ट आउट कर लिया था, ठीक है। तो जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कीजिए, जिससे जब आप पढ़ें तो आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसलिए तो ये आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो बस सिलेक्शन मतलब धाम, मतलब सिलेक्शन की गारंटी वाला धाम, वही है सिलेक्शन धाम। आप हमेशा जुड़े रहिए और देखिए कि आप जीवन में तरक्की कितनी ज्यादा गति से करेंगे। ओके उसके बाद है वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि वर्ब के बाद जैसे आई कॉल्ड ही, गलत हो गया, आई कॉल्ड हिम, क्योंकि कॉल्ड एक वर्ब है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा। दे हैव इनवाइटेड दामिनी एंड आई फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। तो भाई इनवाइटेड, अब अच्छा आप बताओ इसमें क्या गलती है, जल्दी से बताओ, बिल्कुल 5 सेकंड में बताओ कि दे हैव इनवाइटेड दामिनी एंड आई फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो जरा जल्दी से बताइए इसमें क्या गलती है। तो गलती अगर आप देखें तो यहां पर दे सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, इनवाइटेड वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब क्योंकि दामिनी नाम है तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसी रहेगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, नाम हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसे रहते हैं। जैसे राम ने काम किया या राम के लिए काम किया गया, तो राम आगे आए या राम पीछे आए, राम ही रहेंगे, इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन क्योंकि ये तो है प्रोनाउन और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में डिफाइन रहता है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है इसलिए यहां पर मी आना चाहिए था। दे हैव इनवाइटेड दामिनी एंड मी फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। उन्होंने दामिनी और मुझे इनवाइट किया था, तो वहां पर मी होना चाहिए, ना कि आई होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही तो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको हमेशा परेशान करते थे, लेकिन अब ये आपको परेशान नहीं करेंगे, इसलिए तो टैगलाइन दी गई थी, आज से प्रोनाउन में गलती बंद। बिल्कुल जी हां, बिल्कुल गलती बंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है देन एंड द केस। जी हां भाई, देन जो आता है ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। किसके साथ आता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। और यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि कंपैरेटिव जो डिग्री है ये दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में तुलना बता देती है हमें, ठीक है। जैसे ही इज बेटर देन मी, ही इज बेटर देन आई,
और शी रिस्पेक्ट्स मी मोर देन हिम और शी रिस्पेक्ट्स मी मोर देन ही। ठीक है, अब आप बताइए कि इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सही सेंटेंस है जो आप स्कूल से लेके अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। ही इज बेटर देन मी, ही इज बेटर देन आई, शी रिस्पेक्ट्स मी मोर देन हिम और शी रिस्पेक्ट्स मी मोर देन ही। बताइए जरा जल्दी से कमेंट कीजिए, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो बताएं कि भाई इसमें सही कौन से हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला, या कोई से दो सही हैं, जैसे फर्स्ट हो गया या फिर थर्ड हो गया या सेकंड हो गया या फोर्थ हो गया, इस तरीके से। तो जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको कितना इस बारे में पता है और फिर हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या सही होगा। तो जरा जल्दी से बता दीजिए, पता चले कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो पहला सेंटेंस हमारा सही होगा वो होगा सेकंड वाला। जी हाँ, ही इज बेटर देन मी, जो आपको पता होगा वो गलत होगा। ही इज बेटर देन आई ही सही सेंटेंस है। अब वो कैसे, वो हम बताते हैं। उसके बाद इन दोनों में से हमारा जो सेंटेंस सही होगा वो होगा शी रिस्पेक्ट्स मी मोर देन हिम। अब ये होता क्यों है, तो हमेशा ध्यान रखें कि देन के बाद हमेशा उसी केस का प्रयोग किया जाता है जो देन के पहले प्रयोग किया गया है। ठीक है, देन के पहले। अब यहां पर हम देखें कि देन के पहले हमें केवल एक केस दिख रहा है, वो है ही, और ही होता है सब्जेक्टिव केस क्योंकि वाक्य की शुरुआत है। तो देन के पहले कौन सा केस है, ही, सब्जेक्टिव केस है। तो देन के बाद भी जब भी कोई भी केस यूज होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस के फॉर्म में यूज होगा। तो मी जो है वो तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो भाई देन के पहले सब्जेक्टिव और बाद में ऑब्जेक्टिव तो गलत हो जाएगा, इसलिए सही सेंटेंस होगा ही इज बेटर देन आई, मतलब यहां भी सब्जेक्टिव, तो यहां पर भी सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। तो मी का हमें सब्जेक्टिव केस आई यहां पर लगाना पड़ेगा, तब जाके तुलना होगी कि ही इज बेटर देन आई, वो मुझसे बेहतर है, ही इज बेटर देन मी, जो आपको पता होगा वो गलत है। हमेशा ध्यान रखना कि देन हमेशा अपने आगे वाले केस के अकॉर्डिंग ही अपने पीछे वाले केस का डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है। तो इसे आप ध्यान रखें। अब अगर हम नीचे वाला देखें तो नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाले में हम देखें कि यहां पर हमें देन दिख रहा है, देन के पहले एक केस हमें दिख रहा है मी। जी हाँ, वो क्यों है, क्योंकि सी रिस्पेक्ट्स मी, शी रिस्पेक्ट्स मी, तो यहां पर रिस्पेक्ट है, वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो देन के पहले कौन सा केस आया, ऑब्जेक्टिव, इसलिए देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे वाला हम देखें तो देन के पहले ऑब्जेक्टिव और देन के बाद सब्जेक्टिव, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई देन के पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस होगा, देन के पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसी वजह से इनमें दिक्कत हुई और यही हमें अभी तक नहीं पता था। तो बस अगर आप हैं यहां पर सिलेक्शन दाम पर, आप पढ़ रहे हैं मनुसर से, तो गलती तो भूल ही जाइए, गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, जरा जल्दी से ये फॉर्मूला लिख लीजिए, नॉमिनेटिव केस देन तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस देन तो ऑब्जेक्टिव केस। जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और इस तरीके से हमने अपना सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन खत्म कर लिया है। जी हाँ, फिनिश कर लिया है। और आप खुद सोचिए कि देखिए सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन में ही हमें कितनी सारी नई बातें, नए क्वेश्चन पता चले। ठीक है, तो जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके, अब आता है हमारा पॉजेसिव केस। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि पॉजेसिव केस जो होता है हमारा वो पर्सनल प्रोनाउन का ही एक भाग है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस से जितने भी दिक्कत है वो हमने खत्म की। अब आते हैं हम पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस हमने बताया था कि भैया मकान मेरे चाचा के पोजेशन में है, मतलब उनके अधिकार में है। तो पॉजेसिव से ही पोजेशन बना है, पॉजेसिव से ही ज्यादा अधिकार आप जो बताते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि भाई वो मुझे लेके बड़ा पॉजेसिव है, मतलब वो मुझ पर ज्यादा अधिकार समझता है। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि पॉजेसिव केस का यूज जो है, प्रयोग हमेशा नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार बताने के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो भाई पॉजेसिव जो केस है वो दो प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था एडजेक्टिव और प्रोनाउन।
जी हाँ, क्या? एडजेक्टिव और प्रोनाउन। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो होगा वो किस तरीके से डिफाइन होगा, अब हम आपको बता देते हैं। तो देखो, आई का अधिकार आपको बताना है तो आप माई से भी बता सकते हैं, माइन से भी बता सकते हैं। वी का अधिकार अवर और अवर से भी बता सकते हैं, ठीक है। यू का योर और योर से भी बता सकते हैं। ही का हिज और हिज से भी बता सकते हैं। शी का हर से और हर्ष से भी बता सकते हैं। इट का इट्स से, क्योंकि उसका प्रोनाउन नहीं होता है। और दे का देयर और देयर्स से बता सकते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है वो हम समझते हैं। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि पजेसिव का जो एडजेक्टिव केस है ना, इसके बाद हमेशा नाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई लाइक हिज कार, जी हाँ, मुझे उसकी कार पसंद है। तो आप यहां पर ध्यान रखें कि जैसे ही हिज आया तो उसके पीछे कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। और अगर नाउन नहीं होगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे हम V4 बोलते हैं, या फिर हम जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, या फिर जैसे हम नॉर्मल V1 प्लस ING बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई लाइक हिज गोइंग, आई लाइक हिज गोइंग, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर यहां पर यह सेंटेंस ऐसा हो जाता आई लाइक हिज गो, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि पजेसिव केस का एडजेक्टिव जो है उसके बाद या तो नाउन आएगा, कोई भी नाम मिलेगा आपको, हिज ब्रदर, हिज मदर, हिज कार, ठीक है, माय बाइक, माय पेन, माय सेल फोन, हमेशा कोई ना कोई, या फिर अगर आएगा तो वर्ब प्लस ING आएगी। जैसे आई लाइक हिज गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, मुझे उसका स्कूल जाना पसंद है। आई लाइक हिज गो टू स्कूल रेगुलरली गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, पजेसिव केस के बाद कभी भी V1, V2 और V3 का प्रयोग नहीं होगा। आई लाइक हिज गो टू स्कूल गलत, आई लाइक हिज वेंट टू स्कूल, आई लाइक हिज गॉन टू स्कूल, ये गलत होगा। हमेशा क्या होगा? हमेशा वर्ब प्लस ING अर्थात V4 का प्रयोग होगा। वर्ब प्लस ING को V4 और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, या तो कोई नाउन आ रहा होगा या वर्ब प्लस ING आ रही होगी। और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे दिए जाते हैं। तो देखिए, पढ़ चली ना आपको एक नई बात पता कि भाई पजेसिव केस का जो एडजेक्टिव है उसके बाद या तो कोई नाम, कोई नाउन, या फिर वर्ब प्लस ING। उसके बाद है पजेसिव केस एडजेक्टिव को कभी भी वाक्य के अंत में बिना नाउन या V4 के प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आई लव हिज, गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद ना तो V4 है और ना ही कोई नाउन है, यह सेंटेंस गलत होगा। उसके लिए या तो आपको चाहिए आई लव हिज वॉइस, यह नाउन हो गया, और आई लव हिज ड्राइविंग, मुझे उसका गाड़ी चलाना पसंद है, आई लव हिज ड्राइव, गलत हो जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं, या तो ING वाली या फिर कोई नाउन, यही जरूरी है, ठीक है। जबकि बात करें हम पजेसिव केस प्रोनाउन की, तो भाई पजेसिव केस का प्रोनाउन, इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है। कब किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। इसके बाद कभी भी नाउन या V4 का प्रयोग नहीं होता है। जी हां, किसका प्रयोग नहीं होता? नाउन और V4 का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद नाउन और V4 का प्रयोग नहीं होगा। दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है, ठीक है। दिस बुक इज माइन इसलिए क्योंकि ये वाक्य के हमेशा अंत में आएगा और इसके पहले ही नाउन और वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माइन बुक गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके बाद कभी भी ना तो कोई नाउन आ सकता और ना ही कभी कोई वर्ब आ सकती, ये हमेशा सबसे बाद में होगा। तो दिस बुक इज माइन ये बिल्कुल सही है, लेकिन दिस इज माइन बुक गलत होगा। ऐसे ही दिस बुक इज माय ये भी गलत होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि पजेसिव केस का जो एडजेक्टिव है उसके बाद या तो वर्ब लाइए ING वाली या फिर नाउन लेके आइए। और बस ये आपको इसी तरह से गलती करते हैं, दोनों को बदल देते हैं। जैसे दिस इज माइन बुक, इसकी जगह आपको होना था दिस इज माय बुक, और यहां पर दिस बुक इज माय की जगह होना था दिस बुक इज माइन। बस यही फर्क होता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, इस तरीके से आपके नंबर 100% बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं। आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। चाहो तो अब पेपर जब भी लगाओगे तो ये सारे नियम अगर आपको ध्यान रहे, रूल्स याद रहे जो हमने आपको बताए हैं, तो कभी भी आपके नंबर कट नहीं होंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो यहां पर हमने अपना पर्सनल प्रोनाउन फिनिश कर लिया। जी हां, पर्सनल प्रोनाउन सबसे बड़ा प्रोनाउन जो हमने अपना अभी फिनिश कर लिया है। जल्दी से उसे देखिए, कोई भी डाउट आपको आ रहा हो तो
कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना कि भाई सिलेक्शन धाम का जो उद्देश्य है वो है आपका सिलेक्शन, और आपका सिलेक्शन केवल आपकी वजह से ही हो सकता है। आप जितना फोकस रहेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितने तरीके से पढ़ाई करेंगे, बस उतनी जल्दी आपको आपका क्या मिल जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आता है हमारा दूसरा प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जी हाँ, कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन इन नाउन एंड अदर प्रोनाउन। तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है, बांटना। तो ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो नाउन का विभाजन बताता है, नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करना बताता है। ठीक है, तो यहां नाउन या दूसरे प्रोनाउन को बांटने का कार्य करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो ईच होता है, एवरी होता है, आइदर होता है, एनी होता है, नाइदर होता है और नन होता है। इन्हीं को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसे आप ध्यान रखेंगे और हमेशा ध्यान रखना, अगर इनका प्रयोग प्रोनाउन की तरह किया गया है तो इनके बाद ऑफ जरूर आता है। जी हाँ, ईच ऑफ, ठीक है, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, और एवरी ऑफ कहना गलत होता है, इसलिए हम हमेशा एवरी वन ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरी वन ऑफ। एवरी वन ऑफ इंडेफिनेट में भी आएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में से पढ़ेंगे। तो ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ। एवरी ऑफ का कहना हमेशा यूज अगर आ रहा है तो वो आपको गलती के लिए किया गया है। एवरी ऑफ कहना हमेशा गलत होगा, हमेशा होगा एवरी वन ऑफ। क्या होगा, एवरी वन ऑफ ही कहना सही होगा। एवरी ऑफ का प्रयोग गलत होता है, नोट करके लिख लीजिएगा उसे। ठीक है, तो हमेशा इनके बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा, तभी ये प्रोनाउन होंगे। तो अब देखते हैं कि इनके क्या क्या अर्थ आते हैं। तो ईच, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है। तो भाई मिनिमम कितने होना चाहिए, दो, या दो से अधिक 1 करोड़ भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ईच ऑफ द 2 बॉयज सही है और ईच ऑफ द 5 कार्स भी सही है, लेकिन देखिए ऑफ आ रहा है, हमेशा ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, इनके बाद कभी भी जब भी नाउन का प्रयोग होगा वो हमेशा बहुवचन में ही होगा। किस में होगा, बहुवचन, प्लूरल में ही होगा। ईच ऑफ द 2 बॉय कहना गलत, ईच ऑफ द 5 कार कहना गलत। हमेशा ईच के साथ अगर ऑफ लग रहा है तो प्लूरल ही नाउन आएगा। ईच ऑफ द बॉयज भले नंबर ना लग रहा हो, 2, 3, 4, 5 नहीं लग रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ईच के साथ ऑफ है अर्थात प्लूरल है नाउन, ईच ऑफ द बॉयज ही होगा। ठीक है, उसके बाद है एवरी। एवरी का प्रयोग एवरी वन की तरह किया जाता है। एवरी का प्रयोग हमेशा एवरी वन के रूप में किया जाएगा, फॉर लिविंग थिंग्स ओनली, लिविंग। ईच का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ होता है, लेकिन एवरी वन का प्रयोग हमेशा लिविंग के साथ होगा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर 2 एंड मोर देन 2 नाउन्स। तो जी हाँ, यहां पर आप ईच का प्रयोग कर रहे थे लिविंग के लिए, वहां पर आप एवरी वन का भी प्रयोग करोगे तो भी गलती नहीं होगी, इसे ध्यान रखेंगे। जैसे एवरी वन ऑफ द 2 बॉयज और एवरी वन ऑफ द 3 गर्ल्स, तो आप देख सकते हैं यहां पर भी एवरी वन के साथ ऑफ लगा और हमेशा प्लूरल नाउन आया। तो आप चाहें तो एवरी वन की जगह ईच ऑफ द कर देते तो भी सही होता। तो एवरी वन और ईच ऑफ द लिविंग में बिल्कुल सेम होते हैं, आप किसी को भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों बांटने का ही कार्य करते हैं। ठीक है, एवरी ऑफ द 5 men कैन डू योर वर्क इन गिविंग टाइम विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, अब जरा जल्दी से बताइए इसमें गलती कहां आ रही है। अभी पढ़ा हमने से, तो जरा जल्दी से बताइए कि गलती कहां पर आ रही है। तो एवरी वन ऑफ द 5 men कैन डू योर वर्क इन गिविंग टाइम विदाउट एनी मिस्टेक। तो हर कोई जो है वो आप जो आपका काम है, हर व्यक्ति आपका काम बहुत अच्छे से कर देगा बिना गलती के। तो हमने आपको क्या बताया कि एवरी का प्रयोग कभी भी एवरी के साथ नहीं किया जाएगा। ऑफ अगर आ रहा है तो यहां पर हमेशा एवरी वन ऑफ ही आएगा। क्या आएगा, एवरी वन ऑफ। और यही अभी कुछ दिन पहले ही एक एग्जाम में आपसे पूछा गया था, तो ध्यान रखें एवरी ऑफ का कहना गलत है, या तो वहां आप ईच ऑफ कर दो या फिर आप एवरी वन ऑफ करो, तभी वो सही होगा। ठीक है, आइदर के लिए करते हैं। आइदर इज यूज फॉर 1 फ्रॉम द 2। तो आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के लिए किया जाएगा। जी हाँ, जैसे आपने बोला 2 लड़कियों में से एक रमेश की बहन है, तो यहां में 2 में से एक है, दोनों में से कोई एक कार मेरे जीजा जी की है, तो वो वहां पर आप ध्यान रखेंगे 2 में से कोई एक की बात होगी तो आइदर का प्रयोग होगा। आइदर ऑफ द 2 बॉयज, ठीक है, तो बिल्कुल सेम कंडीशन है। आइदर के साथ ऑफ आ रहा है, नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। लेकिन अगर आप आइदर ऑफ द बॉयज बोलते हो तो
भी हम दो में से एक मानेंगे, और आइदर ऑफ द टू बॉयज मानते हो तो भी दो आपने नंबर दे ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आइदर ऑफ द थ्री बॉयज हो गई, आइदर ऑफ द फोर बॉयज, आइदर ऑफ द फाइव बॉयज, पांच में से एक, तीन में से एक, छह में से एक, तो फिर आइदर का प्रयोग नहीं होता। आइदर का प्रयोग केवल दो के साथ होगा, तो इसे आप ध्यान रखना। या तो आप बोलो आइदर ऑफ द बॉयज, तो हम समझ गए आइदर लग रहा है मतलब दो में से कोई एक लड़के की बात हो रही है, या फिर बोलो आइदर ऑफ द टू बॉयज, तो दो आना ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नंबर दो से ज्यादा दिया तो फिर आइदर का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जीवन में हर जगह दो में से कोई एक चॉइस तो नहीं होती, तीन भी होती है, 10 भी होती है, 20 भी होती है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए हम फिर प्रयोग करते हैं एनी का। जी हाँ, एनी आइदर का बड़ा भाई है। यहां पर आइदर का प्रयोग नहीं होगा दो से ज्यादा के लिए, वहां पर फिर हम एनी का प्रयोग करेंगे। तो एनी ऑफ द थ्री बॉयज, एनी ऑफ द टू बॉयज, ऐसा फिर हम यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, एनी ऑफ द थ्री बॉयज या एनी ऑफ द टू बॉयज, ऐसा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो एनी वन ऑफ द थ्री बॉयज भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। ये एवरी जैसा नहीं है कि एवरी ऑफ का कहना गलत हो। एनी का प्रयोग आप एनी ऑफ या एनी वन ऑफ दोनों की तरह कर सकते हो। इसका मतलब तीन या तीन से अधिक के लिए ही होगा। तो आइदर ऑफ द थ्री बॉयज आ जाए तो आइदर की जगह एनी कर दीजिए, सही हो जाएगा। और अगर एनी ऑफ द टू बॉयज आ जाए तो एनी की जगह आइदर कर दीजिए तो सही होगा, क्योंकि एनी तीन से कम के लिए नहीं आ सकता और आइदर दो से ज्यादा के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। अब बताइए कितनी गलतियां अभी तक आपने इस दोनों ये जो पॉइंट दिए इनमें से की होंगी। बस हमेशा ध्यान रखें कि आप पढ़ें अच्छी जगह, यहां आपको पास होना और चैंपियन बनाना सिखाया जाए। अब आता है नाइदर। नाइदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं, नेगेटिव वर्ड है, दो में से कोई नहीं। इसका प्रयोग केवल दो में से कोई नहीं के लिए होगा। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तो भैया दोनों में से कोई भी स्टूडेंट नहीं। अब अगर यहां पर यूज आ गया नाइदर ऑफ द थ्री स्टूडेंट, तो ये गलत हो गया, क्योंकि नाइदर का प्रयोग या तो दो के लिए किया जाएगा या फिर कोई नंबर नहीं आएगा, तब हम समझेंगे दो में से कोई नहीं की बात हो रही है। जैसे उसने बोला नाइदर ऑफ द कार्स, तो हम समझ गए दो में से कोई भी कार नहीं की बात चल रही है। अगर उसने बोला नाइदर ऑफ द टू कार्स, तो टू लगा हुआ है, सही है। लेकिन फिर वही बात कि जीवन में से हमेशा दो में से कोई नहीं होगा, 3, 5, 20, 50, 100 भी होगा। तो उसके लिए किया जाए, तो जब नाइदर का प्रयोग तीन या तीन से अधिक के लिए किया जाना है, तो वहां से नाइदर को हटाइए और उसके बड़े भाई नन को लगा दीजिए। जैसे आइदर का बड़ा भाई एनी था, वैसे ही नाइदर का बड़ा भाई नन है। नन का प्रयोग मिनिमम तीन या तीन से ज्यादा में से कोई नहीं के लिए किया जाता है। तो नन ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सही है। नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स गलत होगा। ऐसा सेंटेंस आए तो नन की जगह कीजिए नाइदर, और अगर ऐसा स्टूडेंट आ जाए, ऐसा सेंटेंस आ जाए, तो नाइदर कीजिए नन। तो इस तरीके से हम बिल्कुल सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगा पाएंगे, नंबर ले पाएंगे और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हर चीज लिख के देते हैं हम आपको हिंदी और इंग्लिश में। सही बाइलिंगुअल क्लास है अपनी, तो बस इसे आप ध्यान रखें। ओके, अब आता है हमारा थर्ड प्रोनाउन। जी हाँ, कौन सा प्रोनाउन? थर्ड प्रोनाउन आता है, उसमें है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो आपसी संबंध बताता है। क्या बताता है? आपसी संबंध बताता है। तो रेसिप्रोकल नाउन हमेशा हमें आपसी संबंध बताएगा, और ये दो प्रकार के होंगे, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है, ईच अदर और वन अनदर। उसका हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि भाई ईच अदर का प्रयोग हमेशा दो के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? दो के लिए, ठीक है। और वन अनदर का प्रयोग तीन या तीन से अधिक के लिए किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दें। और यहीं पर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। कैसे? देखो, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दो भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि कितने भाई हैं? दो हैं, तो ईच अदर कहना बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ आता है एक दूसरे से, एक दूसरे को, ठीक है, ईच अदर वन अनदर का। और द फाइव सिस्टर्स लाइक वन अनदर, पांचों बहनें एक दूसरे को पसंद करती हैं। तो बिल्कुल सही सेंटेंस है। आपको पेपर में क्या किया जाएगा, जब ये फाइव सिस्टर होंगी तो यहां पर वन अनदर की जगह ईच अदर दे दिया जाएगा।
और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप जब मॉडर्न इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें ईच अदर का प्रयोग दो या दो से अधिक कहीं पे किया जाएगा, वन एंड अदर का प्रयोग होगा नहीं। लेकिन ग्रामर में ऐसा नहीं होता, ग्रामर बहुत बहुत प्रिसाइज होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा प्रिसाइज होते हैं। इसी वजह से आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपने यहाँ पे ईच अदर और यहां पर वन एंड अदर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, दो के लिए ईच अदर और तीन से ज्यादा के लिए वन एंड अदर का प्रयोग होगा। हमेशा हमेशा के लिए आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट रहेगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या हुआ? रेसिप्रोकल, छोटा सा प्रोनाउन था, ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है? तो भाई डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, अब आप डेमो क्लास लेते हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन होता है, और प्रदर्शन से ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया, डेमोन्स्ट्रेशन से बना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ये चार तरह के होंगे, दिस, दैट, दीज और दोज। जी हाँ कई जगह इनडेफिनेट प्रोनाउन को इसके साथ जोड़ा जाता है, वो गलत है। इनडेफिनेट प्रोनाउन अलग होते हैं, जिन्हें हम अलग ही पूरा पोर्शन करेंगे। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये हैं हमारे चार प्रोनाउन जो प्रदर्शन करते हैं नाउन का। जैसे दिस इज माय मार्कर, तो हमने प्रदर्शन कर दिया अपने नाउन का, दिस इज माय मार्कर। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। दैट इज योर बुक, वो आपकी किताब है, तो हमने आपकी बुक का प्रदर्शन कर दिया। उसके बाद दीज आर माय डॉक्यूमेंट्स, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने बता दिया। और दोज आर योर डॉक्यूमेंट्स, वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रयोग किया जाएगा तो दिस और दैट जो हैं ये हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रदर्शन करेंगे। किसका प्रदर्शन करेंगे? सिंगुलर नाउन का ही प्रदर्शन करेंगे, सॉरी, सिंगुलर नाउन का ही प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, जैसे दिस इज माय बुक, अब ऐसा नहीं बोल सकते दिस इज माय बुक्स, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसी दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक्स, गलत हो जाएगा। हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग होगा दिस और दैट में, जबकि जो दीज और दोज हैं ये हमेशा बहुवचन नाउन के साथ ही प्रयोग होंगे, अर्थात प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होंगे। जैसे दीज आर माय बुक्स, देखो आई ना बुक्स, और दोज आर योर बुक्स, देखो आई ना बुक्स। तो ध्यान रखेंगे कि दीज और दोज जो हैं ये आते हैं हमेशा प्लूरल नाउन के साथ, और दिस और दैट आते हैं हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ। इनके साथ हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें, दिस के साथ कभी भी ना तो प्लूरल वर्ब हो सकती है, ना ही प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है, और दीज और दोज के साथ ना कभी सिंगुलर वर्ब हो सकती है, ना ही सिंगुलर नाउन हो सकता है। लेकिन फिर फर्क क्या है जब ऐसा ही है? कहां दिस बोले, कहां दैट बोले, दीज बोले? तो बस यही है स्पेशल कि आप हमेशा ध्यान रखें कि दिस और दीज ये हमेशा नियर ऑब्जेक्ट बताते हैं। क्या बताते हैं? नियर ऑब्जेक्ट, अर्थात पास की वस्तुएं, पास के नाउन बताते हैं। जैसे दिस इज माय मार्कर, ये हमारे हाथ में इसलिए, ठीक है, और दीज आर माय डॉक्यूमेंट्स, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको बताएंगे, इसलिए पास की वस्तुएं, पास के नाउन बताएंगे। तो दिस और दीज का प्रयोग पास के लिए किया जाएगा। ठीक है, जबकि जो दैट और दोज है ये आपको बताया जाएगा फार ऑब्जेक्ट के लिए। जी हां, दूर की वस्तुओं के लिए। जैसे दैट इज योर पेन, वो आपका पेन है। दैट इज योर ब्रदर, वो आपका भाई है। दिस इज योर ब्रदर, ये आपका भाई है। तो दिस मतलब पास, दैट मतलब दूर। ऐसे ही दीज मतलब दीज आर योर सिस्टर, ये आपकी बहन है, और दोज आर योर सिस्टर, वो आपकी बहनें हैं। तो दोज मतलब दूर। तो बस यही फर्क है दीज, दोज और दिस, दैट में। ठीक है, तो दैट दूर बताएगा, दोज दूर बताएगा, दिस पास बताएगा, और दीस पास बताएगा। तो यही हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन का प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं कि भाई ये मेरा मार्कर है, प्रदर्शन कर रहा है उसका। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इसका फर्स्ट वीडियो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन बड़ा टॉपिक है, इसके दो वीडियो आपको मिलेंगे। तो एक वीडियो आज आपको मिल गया है, एक वीडियो मिलेगा आपको कल, और कल जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम प्रोनाउन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपने प्रोनाउन की प्रैक्टिस। जी हाँ, क्वेश्चन जितने भी पास्ट ईयर में आए हैं वो सारे हम लोग मिलकर यहीं सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ, आपकी एक नाउन की शीट भी बची हुई है जो आज या कल में हम पोस्ट करेंगे। तो नाउन, नाउन नंबर्स, नाउन एंड जेंडर एंड केसेस
उसको आप पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। और इस चैनल को उनके साथ शेयर कीजिए जो वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, और जिनके पास धन की है कमी, तो बस उन्हें बताइए आप सिलेक्शन धाम के बारे में। तो ध्यान रखें, और जो एमपी टेट के पेपर आपको डाले जा रहे हैं वो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए हैं, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए उनसे। और अब सीयूटी का भी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि भाई सीयूटी जो है वो जो उसकी इंग्लिश है वो स्कूल वाली इंग्लिश नहीं है, वो एसएससी वाली इंग्लिश है। तो कृपया उन्हीं से पढ़िए जो वाकई में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनसे मत पढ़िए जो केवल स्कूल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो आपको पास नहीं करवा पाएंगे उसमें, क्योंकि उसमें एसएससी का पूरा पोर्शन आएगा और वो बताएंगे हम आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।